बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे ही आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, गारंटी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, ताकि अगर कोई MCQ शॉर्ट है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी बाइनरी रिलेशन से। पेज नंबर 55 पे आ जाएं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें, सबसे पहले बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन दी जा रही है। रिलेशन कहते हैं ताल्लुक को, बाइनरी का मतलब दो, यानी कि दो का ताल्लुक। जिस तरह से हम कहते हैं ना कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो 0-1 की है, तो 0-1 का आपस में क्या है, गहरा ताल्लुक है। तो कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज को समझता है। इसी तरह से यहाँ पे भी दो चीज़ों के ताल्लुक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी बुक यहाँ पे मेंशन कर रही है कि देखें, जैसे टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ एक ताल्लुक होता है, मदर का अपने बेटे के साथ, सन के साथ एक गहरा ताल्लुक है, हस्बैंड का वाइफ के साथ ताल्लुक, ब्रदर का सिस्टर के साथ ताल्लुक, फ्रेंड का फ्रेंड के साथ ताल्लुक। इस तरह नंबर्स का भी आपस में ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे बुक एग्जांपल दे रही है कि 5 का अगर हम स्क्वायर लें तो क्या आएगा, 25। इसी तरह से यहाँ पे देखें, अगर 4 की स्क्वायर रूट लें तो फिर क्या आएगा, आंसर 2। इस तरह से इक्वल, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। तो इन नंबर्स का भी आपस में ताल्लुक होता है। अब यहाँ पे देखें, मैथमेटिकली अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये बेसिकली बाइनरी रिलेशन बता रहा है इन टर्म ऑफ मैथ। तो कहता है रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स में यहाँ पे एक रिलेशन बना हुआ है। जैसे देखें, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4 2, यानी कि 2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया ना। उसी तरह से 5 का स्क्वायर लें तो 25, इस तरह 10 का स्क्वायर लें तो 100। तो ये बेसिकली एक रिलेशन बन गया। तो यही तो कह रहा है कि अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स का कोई एक सेट क्या कहलाता है, रिलेशन। सही है। अब इसके 5 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे मेंशन कर ले। अब इसके 5 स्टेप्स जो हैं उसमें सबसे पहला जो काम होगा, यानी कि एक रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहला काम जो है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सही है। आपको कोई से दो सेट दिए जाएंगे, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मार्क कर लें, ये आपके MCQ शॉर्ट में पूछी जा सकती है। तो A एंड B हमें कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, आपने क्या लेना है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। सही है ना। तो जिस तरह से सिंपल आप A क्रॉस B लेते हैं, तो उसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब A क्रॉस B। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक्स एंड वाई वही आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं, और ये एक्स एंड वाई उसी सेट से बिलोंग करेंगे, यानी कि ए एंड बी जो सेट दिए गए होंगे वहीं से ये बिलोंग करते हो। तो जो पहला डिजिट होगा वो आपके पास बेसिकली डोमेन कहलाएगी, और जो दूसरा सेकंड डिजिट होगा वाई वाला, उसको रेंज का नाम देंगे। यही चीजें आगे मेंशन कर रहा है वो स्टेप बाय स्टेप। तो अगला पॉइंट देखें, नंबर 2 वाला, इसमें कह रहा है एनी सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। ये MCQ की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। सही है ना। ये पहली स्टेटमेंट मेंशन की होगी, नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, तो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, तो बाइनरी रिलेशन वाली। तो बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब है कि ये जो ए क्रॉस बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसमें से कोई भी एक सबसेट आप ले लें तो आपका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। सही है ना। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, उस रिलेशन को आप आर से डिनोट करेंगे। ये भी याद रखिएगा कि उस रिलेशन को हम डिनोट करेंगे आर से। ऑर्डिनरी रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से। थर्ड स्टेप के अंदर आपने डोमेन, तो जो आपके पास ए क्रॉस बी का एक रिलेशन बनेगा, या कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपने जब रिलेशन बना लेना है, तो उस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, डिजिट होगा, पहला नंबर, वो आपका डोमेन कहलाएगा। जिस तरह से यहाँ पे बात करें तो देखें, पहला क्या है, एक्स, तो यही आपके पास डोमेन है। इस तरह सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, वाई, तो ये आपके पास रेंज होगी। ठीक है ना। तो इन आप 5 स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की। तो यहाँ से भी डेफिनेशन या MCQ आपसे पूछा जा सकता है, और ये चीज़ें आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो यूज़ भी होंगी, इसीलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो ये भी आप मार्क कर लीजिए पेज नंबर 57 पे। फंक्शन, फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन की एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टाइप है क्या बेटे, फंक्शन। तो फंक्शन को आप सिंपल यही कहेंगे कि भाई ये एक रिलेशन की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको फुलफिल करने के लिए 3 कंडीशंस दी गई हैं कि अगर ये 3 कंडीशंस अप्लाई करेंगे तब आपके पास फंक्शन बनेगा। पहली चीज क्या है जी, एफ, यानी कि फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब वही है कि ए क्रॉस बी लेना पड़ेगा, जिस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप कह के आ रहे हैं क्रॉस बी। तो एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो आपने ए क्रॉस बी लिया होगा, एफ उसी में से एक सबसेट ही होगा, एक तरह से ये कह लें। और सेकंड कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी फंक्शन के लिए, और वो होगी डोमेन एफ या डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। यानी कि जो सेट ए होगा ना, उसके बराबर होनी चाहिए उस फंक्शन की डोमेन। ये है सेकंड कंडीशन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन की जो डोमेन हो वो सेट ए के इक्वल आए। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट,
वो कह रहा है जी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। उसको मैथमेटिकल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सही है, एफ फंक्शन, फिर रेशो का जिस तरह से साइन होता है वो, और ए टू बी। अब इस बात का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, जिस तरह यहां पे एग्जांपल में क्लियर कर रहा है कि भाई देखें सेट ए है ना ये, और सेट बी है ये, तो सेट ए का कोई एक एलिमेंट इनके साथ जब पेयर में आए तो वो टू टाइम्स ना हो, डबल ना आए, यानी कि एक नंबर एक के साथ एक ही पेयर में आएगा, फिर वो नंबर किसी और पेयर में ना हो। जैसे देखें ये सेट ए सेट बी, तो अब यहां पे देखें ये आ रहा है फंक्शन, तो ये देखें 0 का 3 के साथ रिलेशन है, अब दोबारा 0 इनमें से किसी नंबर के साथ आ रहा है, आगे देखें नहीं आ रहा। यही चीज वो कह रहा था कि यहां से कोई एक नंबर इनके साथ दो बारी रिलेशन में ना आए। तो 0 3 के साथ है एक टाइम, ठीक है जी। उसके बाद 1 को देखें 5 के साथ रिलेशन में आ रहा है, तो 1 दोबारा कहीं रिलेशन में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यही इस बात का मतलब था कि जो सेट ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 बार 3 बार आगे ना आए पेयर में। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस, पहले इनको फुलफिल करनी पड़ेगी तब आपके पास फंक्शन आएगा। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स मेंशन की जा रही है। नंबर 1 इनटू फंक्शन, इसके लिए आप देखें डायग्राम में कि हमारे पास ये ए और ये बी। अब इसमें देखें ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के साथ रिलेशन में आ रहा है, और बी का देखें एक एलिमेंट रह गया, वो रिलेशन में नहीं आ रहा। तो जब बी का कोई एक या दो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एलिमेंट रह जाए, वो हर एक के साथ ए वाले एलिमेंट के साथ रिलेशन ना बना रहा हो, कोई एक दो रह जाए, तो फिर उसको आप कहते हैं इनटू फंक्शन। जिस तरह यहां पे देखें 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ, 8 बच गया बी का एलिमेंट, तो इसको कहेंगे इनटू फंक्शन, सही है। तो यहां पे भी देख सकते हैं रेंज फंक्शन ऑफ एफ सब सेट है बी का, यानी कि उससे छोटा है। तो देखें जो फंक्शन आएगा वो बेसिकली इस बी सेट से क्या है, छोटा है, क्योंकि बी का एक एलिमेंट रह गया है ना। इसी तरह से अगला देखें जी 1 to 1 फंक्शन आर इंजेक्टिव फंक्शन, कि अब आपके पास बी का एक एलिमेंट रह गया है, सही है, तो उसी को आप क्या कह रहे हैं 1 to 1, लेकिन एक का रिलेशन एक के साथ आए, वो रिपीट ना हो। तो 1 का देखें ए के साथ रिलेशन है, तो 1 है, अब 1 दोबारा नहीं आएगा पेयर में, तो 2 का बी के साथ है, तो 1 to 1 1 to 1, लेकिन बी का कोई एक एलिमेंट रह भी गया है, तो इसको आप क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, कि बी का कोई एलिमेंट रह भी जाए और हर एक का ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन भी बना रहा हो। उसके बाद है जी नंबर 3 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से, ऑन टू फंक्शन आर सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें आपने याद रखना है कि बी का कोई एलिमेंट रह ना जाए, वो रिलेशन में जरूर आ रहा हो, ठीक है, डबल भी आ सकता है। C1 का देखें रिलेशन M1 के साथ है, इस तरह C2 का ए का कोई एक एलिमेंट जो है वो फिर से दोबारा M1 के साथ रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ए का जो एलिमेंट C3 है वो M2 के साथ रिलेशन में आ रहा है, लेकिन अब बी में देखें कोई एलिमेंट रह नहीं गया, बाकी नहीं है, तो इसको कहते हैं आप ऑन टू फंक्शन। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इकट्ठा करके आप बात कर रहे हैं कि ए का एलिमेंट हर एक जो है वो बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन में हो और बी का कोई एलिमेंट बाकी ना रह जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कोई एलिमेंट बाकी नहीं मौजूद, तो इस तरह से इसको कहते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी और वो होगी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो इसको भी याद रखिएगा, यहां से पक्का एमसीक्यू आएगा, क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन दी जाएगी और पूछेगा कि भाई इक्वेशन जो है ये किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है। तो आपने सिंपल ये याद रखना है, जिस तरह से यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन वो दे के आपसे पूछ सकता है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कर्व इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, किस तरह से, तो आपने इसको याद रख लेना है, मार्क कर लें। इसी तरह से यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, हमें सेट ए गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए में ही रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, और हर एक रिलेशन में आपने डोमेन और रेंज भी बतानी होगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे ताकि हर पार्ट में हम उसको यूज कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट कैसे लेंगे कार्टेशियन, ए क्रॉस बी, सिंपल, अभी बता के आया हूं। तो अब यहाँ पे बी तो है नहीं, ए सेट गिवन है, तो फिर ए का ए के साथ ही लेना पड़ेगा। तो ये देखें ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब ये भी ए सेट है, ये भी सेट ए है, तो यहीं से देखते जाए कि जब ए क्रॉस ए लेंगे तो सेट ए का जो ये पहला एलिमेंट है नंबर है, इसको इन सारों के साथ क्या करेंगे, पेयर में लेके आएंगे, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 1 को इस 1 के साथ तो ये 1 1 आ गया, फिर इसी 1 को इस 2 के साथ तो 1 2 आ जाएगा, फिर इसी 1 को नेक्स्ट 3 के साथ तो ये 1 3 आ जाएगा, फिर इस 1 को 4 के साथ तो ये 1 4 आ जाएगा।
क्लियर। अब उसके बाद इस 2 की बारी होगी, तो इस 2 को पहले इस 1 के साथ 2 1 आ गया, फिर 2 को 2 के साथ तो ये 2 2 आ जाएगा, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 4 के साथ, इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। अब ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया A क्रॉस A। अब हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं जी, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब हमने रिलेशन बनाना है, रिलेशन आर निकालना है और उसमें फिर डोमेन और रेंज भी बतानी है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने रिलेशन बनाना है। तो बेटे फिर ये देखें, सबसे पहले आप मेंशन करेंगे रिलेशन R1 से, फर्स्ट पार्ट है ना, तो रिलेशन बनाने के लिए इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो इसमें देखें एक्स एंड वाई, यानी कि जो पेयर में नंबर्स आएंगे वही हमारे पास मौजूद है एक्स एंड वाई, और फिर वाई बराबर होना चाहिए एक्स के। तो बेटे पे सबसे पहले यहां पे देखें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 1 है, तो ये आपके पास रिलेशन में आएगा। क्यों, देखें ये इस तरह से ये आ गया 1 1। अब देखें एक्स हमारा पहला नंबर क्या है एक्स, सेकंड एलिमेंट क्या है वाई। अब एक्स और वाई तो आगे आगे देखें वाई इक्वल टू एक्स होना चाहिए, यानी कि वाई क्या है 1, एक्स क्या है 1, तो 1 1 के इक्वल है ना, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह से आपने यहां से नंबर ढूंढना होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 1 एंड 2। 1 2 नहीं ले सकते, क्यों, 1 और 2 एक्स 1 है वाई 2 है, लेकिन एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो हमें तो वाई के एक्स इक्वल रखना है ना, तो इसीलिए ये नंबर नहीं आएगा। 1 3 को देखें तो ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि 1 3 के इक्वल नहीं है। 1 4 भी नहीं ले सकते, 2 1 भी नहीं ले सकते, 2 2 हाँ 2 2 ले सकते हैं। 2 पहला क्या है एक्स, ये क्या है वाई, तो एक्स वाई आ गया। फिर देखें आगे एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए, तो 2 2 के इक्वल है, बिल्कुल ठीक, तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 2 2। इसी तरह से फिर आपके पास आएगा 3 3, इसी A क्रॉस A में ही चेक करना होगा, और फिर आएगा बेटे आपके पास 4 4। लो जी, ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब इसमें हमें बतानी है डोमेन और रेंज, तो फिर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि डोमेन इज इक्वल टू, इसको भी सेट की फॉर्म में लिखना होगा। तो अब डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट आपके पास नंबर है, यहाँ पे देखें 1 है, इसमें देखें पहला नंबर क्या है 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। ये बेटे आपके पास क्या आ गई, डोमेन आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे रेंज, तो रेंज आपके पास क्या है, इसमें सेकंड नंबर, सही है, एक तरह से वाई वाला कह लें, वाई आपके पास रेंज है। तो इसमें देखें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो ये आपके पास आ गया 1 2 3 और 4। लो जी, आपके पास रेंज आ गई। अब देखें डोमेन रेंज के इक्वल भी है, एक्स वाई के इक्वल है ना, तो डोमेन रेंज के इक्वल है, इसमें भी 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें भी 1 2 3 4 आ रहा है। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आंसर में देखें तो वहां पे ग्राफ में भी इस रिलेशन को शो किया गया है, तो आप बनाना चाहें तो एक्स वाई प्लेन में इसको ड्रा कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में तो हमें सिंपल वो यही कह रहा था कि रिलेशन बने, डोमेन और रेंज बताएं। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, पता होना चाहिए आपको, एक क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, बाकी में आपकी मर्जी है। तो एक्स एक्सिस पे देखें 1 2 3 4 इस तरह से मेंशन कर दें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 1 2 3 4 इस तरह से मेंशन कर दें। अब हमने रिलेशन में आना है, देखें पहला पेयर 1 1, तो पहला 1 क्या है एक्स, दूसरा 1 क्या है वाई, तो इधर से आप ये पहुंचे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1, इधर से वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 1, तो ये इस तरह से यहाँ पे आप एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ये देखें यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, तो ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें 2 2 आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी 2 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 2, तो यहाँ से ये आ गए, और यहाँ से हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह से देखें आगे क्या है 3 3, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी 3 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 3, तो ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। ये देखें ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस चले और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस चले, ठीक है ना बेटे। इसी तरह से नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है 4 4, तो ये आपके पास आ गया 4 और यहाँ से ये आ गया 4। लो जी, इस तरह से ये आप पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे। अब है जी पार्ट नंबर 2, एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब वाई के अंदर एक्स को ऐड करें तो वो 5 आना चाहिए। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यहाँ पे ले चुके हैं ना A क्रॉस A, तो इसमें देखते हैं पहले 1 1, तो 1 को 1 के अंदर ऐड करें तो ये 2 आता है, 5 तो नहीं आता, तो ये नहीं लिख सकते। 1 को 2 के अंदर ऐड करें तो 3 आता है, 1 को 3 के अंदर ऐड करें तो 4 आता है, 1 को 4 के अंदर ऐड करें तो क्या आता है बेटे 5, तो देखें 1 4 के अंदर ऐड होगा तो ये 5 बन जाएगा, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 4 को, तो ये आ जाएगा 1 4, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे y जो होगा वो 4 होगा, x क्या होगा 1 होगा, तो बहरहाल 4 को 1 में ऐड करें तो 5 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट चेक करेंगे, 2 को 1 में ऐड करें तो 3 आता है, 5 नहीं आता। इस तरह से यहाँ पे A क्रॉस A में आप चेक करते जाएंगे, तो मैं अगला नंबर अब यहाँ पे लिख देता हूँ और वो आएगा 2 3, 2 को 3 में ऐड करें तो 5 आएगा, फिर इसी तरह से 3 2 वाला आएगा, इसको भी ऐड करें तो 5 आता है, और उसके बाद क्या आएगा 4 1, इसको भी ऐड करें तो 5 ही आता है। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब इसमें हमें डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। डोमेन इज इक्वल टू, इसको भी सेट की फॉर्म में लिखना है, तो जो पहले नंबर है आपके पास ये क्या है डोमेन, यहां से आ गया 1,
फिर उसके बाद क्या आ गया 2, फिर आ गया 3 और फिर आ गया 4। फिर उसके बाद देखें रेंज, सेकंड आपके पास जो नंबर होगा वाई वाला, यहां पे देखें 4 है, फिर क्या है 3, 4, 3, 2, 1। लो जी आपके पास रेंज है। अब ये डोमेन रेंज के इक्वली तो है, इसको आप तरतीब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर अब वैसे आप गौर करें, जो नंबर इसमें आ रहे हैं वही नंबर इसमें आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इसमें देखें एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5, यानी कि एक्स को अगर वाई में ऐड करें तो उसका आंसर जो है वो 5 से लेस रहे। तो आ जाए जी ए क्रॉस ए में देखते हैं, 1 को 1 में ऐड करें तो क्या आता है बेटे 2, तो 2 5 से लेस है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये रिलेशन में आएगा। तो हम लिखेंगे R3 इज इक्वल टू, पहला आ गया जी 1 1, ठीक है। तो 1 को 1 में ऐड करें तो 2 आएगा, 2 जो है वो 5 से लेस है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1 2, तो 1 2 भी आएगा, 3 5 से लेस है ना, तो 1 2। फिर उसके बाद 1 3, ये भी 5 से लेस है। फिर उसके बाद 1 4 नहीं आएगा, वो 5 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 1, 2 1 आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखें तो ये आता है जी 2 2, ये 4 हो जाएगा ना, 5 से लेस ही है। फिर उसके बाद देखें आगे हमारे पास आ जाएगा 3 1। फिर उसके बाद 3 1 के बाद अगर हम 4 1 करें 5 आ जाएगा, 4 2 वो बढ़ जाएगा। बस यहीं तक इसको क्लोज कर देंगे। लो जी आपके पास रिलेशन आ गया। अब इसमें सिंपल वही डोमेन और रेंज बतानी है। तो क्या आएगी डोमेन 1 1, उसके बाद ये आ गया 2। अब यहाँ पे देखिएगा 1 1 1 है तो एक ही बार ही लिखेंगे 1। फिर यहाँ देखें 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ 3 है तो ये 3 आ जाएगा। लो जी आपके पास क्या आ गई डोमेन आ गई। उसके बाद रेंज, तो सेकंड एलिमेंट देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये भी आ गई 1 2 और 3। जो नंबर रिपीट होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है जी, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अब एक्स को अगर वाई में ऐड करें तो वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो फिर इसमें देखें जी R4 इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट स्टार्ट, पहले 1 1 को देखें तो लेस है, ग्रेटर तो है ही नहीं, वो तो ले नहीं सकते, ए क्रॉस ए में चेक करते जाएंगे। हाँ अब इसमें देखें 2 4 2 4, फिर उसके बाद 3 3 है, 3 4 है, 4 2 है, 4 3 है, 4 4 है, ये ग्रेटर है 5 से। तो फिर इन्हीं को आप यहाँ पे लिख देंगे। पहला आ गया जी आपके पास 2 4, 6 हो जाएगा ना, 6 5 से ग्रेटर है। फिर उसके बाद आ गया जी 3 3, उसके बाद आ जाएगा जी 3 4, 7 हो जाएगा, ये भी 5 से ग्रेटर है। फिर उसके बाद आ गया जी 4 2, फिर उसके बाद बेटे आ जाएगा 4 3, और फिर लास्ट में आपके पास है जी 4 4। तो इनको अगर ऐड करें तो ये 5 से ग्रेटर है। ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब इसकी आप डोमेन भी लिख लें और रेंज भी लिख लें, ये आपने खुद लिख लेनी है। तरीका तो आपको पता चल गया ना। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। आपने बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है, और अगर है तो फिर किस टाइप का है। तो फर्स्ट डायग्राम देखें, फिगर 1 2 3, ये आपके पास एक तरह से डोमेन है ना, सेट ए आ गया और ये सेट बी है। तो 1 का रिलेशन देखें ए के साथ भी आ रहा है और बी के साथ भी है, 2 का सी के साथ और 3 का डी के साथ। अब जरा यहां पे गौर करें कि 1 ए के रिलेशन में भी आ रहा है और बी के रिलेशन में भी आ रहा है, जबकि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, ये है फंक्शन। तो अब फंक्शन के लिए अगर डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो इसका मतलब वो फिर फंक्शन नहीं है। क्लियर है ना बात। और फिर उसके बाद देखें अगली चीज कि एरो एक स्पेसिफिक नहीं है डायरेक्शन, 2 का सी के साथ रिलेशन है तो सी का 2 के साथ भी आ रहा है, डायरेक्शन पे गौर करें ना, ये देखें। इसी तरह से यहां पे देखें 3 का डी के साथ तो डी का 3 के साथ भी है, तो बहरहाल ये फंक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे कि नॉट अ फंक्शन। तो यहां मेंशन कर देते हैं कि फिगर 1 जो है ये आपके पास फंक्शन नहीं है, नॉट ऑफ फंक्शन। बस यही आपने बताते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर 2 पे गौर कीजिएगा। इसमें देखें ए बी सी और 1 3 5। अब देखें ए का रिलेशन आ रहा है 1 में, बी का 3 के साथ और सी का 5 के साथ। इसको बढ़ाना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए का 1 और फिर उसके बाद बी 3 के साथ और फिर सी जो है वो 5 के साथ। अब इसमें देखें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है और कोई एलिमेंट रह भी नहीं गया, बाकी भी नहीं है, और डोमेन का हर एलिमेंट एक के साथ रिलेशन बना रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो फिर ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। तो किस तरह का फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम यहां लिख देंगे कि अ बाइजेक्टिव
फंक्शन। पीछे टाइप पढ़ के आए हैं ना कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन की टाइप है। उसके बाद फिगर 3 की बात करते हैं। इसमें ज़रा गौर कीजिएगा कि 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ डोमेन का हर एलिमेंट जो है वो एक एक सिंगल रिलेशन बना रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। तो ये भी इसी तरह फिगर 2 की तरह है, तो हम कहेंगे ये भी आपके पास फंक्शन है। और किस तरह का फंक्शन है? वही बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर जी। अब लास्ट में फिगर 4 है, इसमें देखें एलिमेंट, डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। एल का एक्स के साथ, एम एक्स के साथ, एन जी के साथ। तो इस तरह से यहां पे अगर आप फीकी नजर से देखें ना तो ये फंक्शन है, और आंसर में आप चेक करें तो वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो फिर यहां पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बताई जा रही, तो एरो नहीं लगा हुआ। इस चीज को अगर हम सामने रखें तो फिर ये फंक्शन तो ना हुआ। तो अगर ये आ जाए एमसीक्यूज तो आपने कहना है नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। हाँ, अगर एरो लगा हुआ आ जाए फिर आपके पास ये फंक्शन होगा। तो हम कहेंगे विद एरो हेड अ फंक्शन इनटू फंक्शन, कि अगर एरो हेड लगा हुआ आ गया इसी डायग्राम में रहते हुए तो फिर ये आपके पास फंक्शन होगा। और कौन सा होगा जी? इनटू फंक्शन। सही है ना? उसकी टाइप बतानी है ना, तो फिर इनटू फंक्शन होगा। और मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं कि विद एरो हेड, क्योंकि हो सकता है ना कि एमसीक्यू जब आए तो उसमें वो एरो लगा दे। हाँ, अगर एरो नहीं लगा हुआ, विद आउट एरो हेड, तो फिर हम कहेंगे कि नॉट अ फंक्शन। अब इसमें मुझे जो नजर आ रहा है वो तो एरो भाई नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको कहूंगा नॉट अ फंक्शन। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एमसीक्यू और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। कहता है इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 देन फाइंड। तो पार्ट नंबर 1 देखें, जी ऑफ 0 हमने फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने जहां पे आपको जी ऑफ एक्स के फंक्शन में एक्स नजर आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दें। तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया जी 3, आगे क्या है एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे बेटे? 0 प्लस 2। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा ना, प्लस 2। तो 0 को 2 में ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटे? 2। लो जी, यही आपके पास क्या है? आंसर है। इतना सा काम था। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, जी ऑफ -3 ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, जहां पे एक्स दिखे, जो फंक्शन हमें जी ऑफ एक्स का दिया गया, वहां पे आप -3 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखो जी? -3 प्लस 2 बेटे। अब देखें, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -9 आ जाएगा, और इसमें 2 को ऐड कर दें तो -9 प्लस 2 बेटे क्या आ जाएगा? -7। लो जी, ये आपके पास आंसर है। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 3, जहां पे एक्स हो वहां पे 2/3 पुट कर देंगे। तो फंक्शन तो हमें ऊपर कंडीशन दी गई है ना, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो ये आ गया 3, आगे एक्स की जगह लिख दें 2/3 और प्लस 2। बेटा ये 3 से कैंसल, तो 2 को 2 में ऐड कर दें तो 2 प्लस 2। तो 2 को 2 में ऐड करें तो आता है 4। लो जी, ये आपका आंसर है। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। अब h यूज हो रहा है, तो h का भी हमें फंक्शन दिया गया है, h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 है। तो जहां पे x दिखे वहां पे 1 पुट कर दें, तो 1 का स्क्र प्लस 1। तो भाई 1 का स्क्र 1 ही होता है, 1 को 1 में ऐड करें तो 2 आएगा। ये आंसर है। उसके बाद है h ऑफ -4, यानी कि फंक्शन हमें दिया गया एक्स स्क्र प्लस 1। तो x की जगह क्या लिख देंगे? -4, और ऊपर क्या है? स्क्र प्लस 1। ठीक है, तो अब स्क्वायर इस माइनस को उड़ा देगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो 16 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा बेटे? 17। लो जी, यही आपके पास क्या है? आंसर है। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, और वो है h इंटू -1, यानी कि h ऑफ x, x की जगह मैंने -1/2 पुट कर दी है। तो इसको निकालते हैं, तो एक्स स्क्र प्लस 1 है, x की जगह लिखेंगे -1/2 स्क्वायर और प्लस 1। तो ये देखें जी, माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 एज इट इज़। अब बेटे जाहिर सी बात, हम एलसीएम लेंगे, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस फिर ये आपके पास 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? 4। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5।
और ये डिवाइड बाय 4, तो 5/4 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कहते हैं गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constant numbers। यानी कि ये जो हमें फंक्शन दिया गया f of x is equal to ax plus b plus 1, इसमें जो a b है वो कहता है कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ, अब कंडीशन देखिएगा, इफ f of 3 is equal to 8, f of 3 8 के इक्वल है एंड f of 6 is equal to 14 है, देन द फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आसान है, थोड़ा लेंथी है लेकिन है आसान, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन कर लें बुक के ऊपर। तो अब सबसे पहले देखें जी सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है इसको लिखेंगे कि हमें क्या चीज गिवन है, वो है f of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, लिख दिया जी। अब इसमें देखें कि हमें f of 3 और f of 6 दिया गया है, तो पहले यही कंडीशन इस पे अप्लाई करें। तो जहां x है वहां पे 3 लिख दें, f of 3 इज इक्वल टू, इस साइड पे देखें ax की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस b प्लस 1। क्लियर है बेटे। अब 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आ जाएगा प्लस b प्लस 1। अब जरा गौर से देखिएगा बात बेटे, सुनिएगा भी सही। f of 3 ये चीज जो है ये तो हमें गिवन है, कंडीशन है ना, f of 3 इज इक्वल टू 8, तो यहां पे मैं इसकी जगह लिख देता हूं 8 और आगे जो राइट साइड पे है 3a प्लस b प्लस 1, ये एज इट इज आ जाएगा। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। सही है। आप चाहें तो इसको एक स्टेप आगे भी लेके जा सकते हैं कि ये देखें ना जरा, जो 8 है ये अपनी जगह पे 1 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और इस साइड पे बच गया जी 3a प्लस b। ये कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो अब 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3a प्लस b। अब इसको जरा सीधा करके लिख लेते हैं कि भाई इस साइड पे आ गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से तो मैं ना a निकाल सकता हूं ना b निकाल सकता हूं, इसीलिए यहां पे इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ अब हम क्या करेंगे कि उसी f ऑफ x की इक्वेशन में जहां x होगा वहां पे 6 पुट कर देंगे। मैं ये दोबारा लिख देता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है बेटे ax प्लस b प्लस 1। अब जहां x है वहां पे 6 लिख दें, 6, और यहाँ ax की जगह क्या आ जाएगा 6 प्लस b प्लस 1। तो f ऑफ 6 इज इक्वल टू, 6 को a से मल्टीप्लाई 6a प्लस b प्लस 1। अब f ऑफ 6 हमें कंडीशन तो दी गई है, वो किसके इक्वल था 14 के इक्वल, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 14 और इस साइड पे आ जाएगा 6a प्लस b प्लस 1। अब 1 इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस b। अब बेटे 14 माइनस 1 13 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 6a प्लस b। अब इसको ज़रा सीधा करके लिख लेते हैं, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से भी a b को तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन 1 भी आ गई, 2 भी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, 1 में से 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 बेटे। तो पहले 1 को लिखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, ये आ गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को इस तरह से पहले लिख लें, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो ये जो नीचे वाले आपके पास इक्वेशन इसके साइन उलट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना, यानी कि सिंपल माइनस है, इन साइन को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ कुछ नहीं है प्लस है, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि इक्वेशन 2 को माइनस करना है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, चाहे इसके साथ कुछ ना हो उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा ना, तो ये मैंने चेंज कर दी, माइनस लगा दिए। अब इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि ये माइनस का 6a है, ये 3a प्लस का है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3a। ठीक है ना, 6a में से 3a को निकालें तो माइनस का 3a बचेगा। उसके बाद ये प्लस का b है, अब ये माइनस का b बन चुका है। आप चाहें डायरेक्ट यहाँ माइनस b लिख दें या इस तरह से लिख दें, अब इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस का b है, ये प्लस का b है, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये माइनस का 13 है और ये 7 है, तो 13 माइनस का प्लस का 7, तो रिजल्ट क्या बचेगा माइनस का 6। सही है,
तो माइनस का 6। अब डियर माइनस माइनस से कैंसल, तो यहां से a निकाल लें। a इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पे, 3 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 2 आर 6। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2 आ गया। तो a तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें चाहिए b। तो इस a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में जाके पुट करें तो आपको b मिल जाएगा। तो हम अब इक्वेशन 1 दोबारा लेते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को बेटे दोबारा लें और वो है हमारे पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो जहाँ ये 3 के साथ a है, a में आप वैल्यू पुट कर दें 2 प्लस b इज इक्वल टू 7। अब 3 2 आर 6, 3 टू द 6 हो जाएगा बेटे, प्लस b इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से b को कैलकुलेट कर लें, तो b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो आंसर क्या आएगा 1। तो b आपके पास क्या आ गया जी 1 आ गया। लो जी a और b को हमने कैलकुलेट कर लिया, a आया हमारे पास 2 और b हमारे पास आया 1। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बेटे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है, लेकिन इसमें फंक्शन की वैल्यू सिर्फ डिफरेंट है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, इफ g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a एंड b की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए जी, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया वैसे इसको करेंगे। तो पहले आ जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस का 1। तो पहले ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो g ऑफ -1 इज इक्वल टू a, x साथ है तो x की जगह आ जाएगा -1 प्लस b प्लस 5। ठीक है बेटे, तो g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 को a से मल्टीप्लाई तो माइनस का a प्लस b प्लस 5। सही है। अब g ऑफ -1 कंडीशन में किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इस साइड पे पुट कर दें 0, तो इज इक्वल टू माइनस का a प्लस का b प्लस का 5। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटे आप इस 5 को देखेंगे ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये बन गया जी माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ से ना तो मैं a निकाल सकता हूँ ना ही b निकाल सकता हूँ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब देखिएगा कि नाउ g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। अब इसमें हमने x की जगह क्या लिखना है, ये वाला 2, तो ये बन गया जी g ऑफ 2 इज इक्वल टू ax की जगह 2 प्लस b प्लस 5। ठीक है, तो 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा प्लस का b प्लस 5, और यहाँ से आ गया g ऑफ 2। अब बेटे कंडीशन में देखें g ऑफ 2 किसके इक्वल है 10 के, तो यहाँ 10 पुट कर दें इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखें यहाँ पे 2a प्लस b, ये 5 ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस का 5, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5। तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब यहाँ से भी मैं a b नहीं निकाल सकता, तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या थी इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में से 2 को माइनस कर दें, अगर ऐड करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है ना, तो हमें बुक वाला ही आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। पहले 1 वाली इक्वेशन लिखते हैं, इस साइड को मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ। तो माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 5, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम लिखते हैं 2 को, तो ये आ गया जी 2a प्लस b इज इक्वल टू, ये वाला आ गया 5, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो फिर ये साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए इक्वेशन 1 लिखी, ये इक्वेशन 2 लिख दी। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को माइनस करना है, तो फिर इक्वेशन 2 में जो आपके पास साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है प्लस है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का a माइनस का 2a कितना हो जाएगा जी, माइनस का 3a हो जाएगा। ये प्लस का b है, ये माइनस का b है, तो कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू ये माइनस का 5, ये भी माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो ये आ गया जी माइनस का 10। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a को कैलकुलेट कर लें, तो a इज इक्वल टू 10 अपनी जगह पे, 3 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 10/3 ही आपके पास a का क्या है बेटे आंसर है। तो a हमारे पास आ चुका है 10/3। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, तो ये a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में जाके पुट कर दें। तो हम कहते हैं नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को बेटे दोबारा लेने लगा हूं, तो वो है माइनस का a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 5।
तो अब ए कितना आया जी, ए हमारे पास आया 10/3, ये आ गया 10/3। उसके बाद प्लस बी इज इक्वल टू -5। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बेटे बी अपनी जगह पे, ये -10/3 है ना, उस साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -5 प्लस 10/3। ठीक है, अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपके पास 3 और 1 का 3 आएगा, तो 3 1 जार 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो ये आ गया -15 प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। सही। अब 15 माइनस का है और 10 प्लस का है, तो 10 प्लस का 15 माइनस का, तो ये आएगा -5, तो -5 डिवाइड बाय 3। यही बेटे आपके पास क्या है, आंसर है। तो बी कितना आ गया जी, बी हमारे पास आ गया -5/3। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 5x + 2 इफ f of x इज इक्वल टू 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये देखें आपके पास है जी f of x इज इक्वल टू 5x + 2। अब कह रहा है f of x 32 के इक्वल है, तो ये f of x किसके इक्वल हो गया, बता रहा है 32 के इक्वल, तो इज इक्वल टू 5 और फिर ये आ गया x + 2। सही है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 32 माइनस ये प्लस का 2 है ना, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 5x। क्लियर। तो 32 - 2 कितना आ जाएगा बेटे 30, इज इक्वल टू 5 of x। अब यहाँ से हमें x चाहिए, तो x को इधर ही रहने दें, 5 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, आंसर है। या आप इसको फर्दर भी इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 6 30, तो x इज इक्वल टू 6। सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 5 की तरह कहता है कंसीडर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू cx² + d वेयर c एंड d आर कांस्टेंट नंबर्स। इफ f of 1 इज इक्वल टू 6 एंड f of -2 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ c एंड d। तो बेटे ये भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया। ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंशन कर लें बुक के ऊपर। तो ये लिखते हैं जी हम f of x इज इक्वल टू cx² + d। अब पहले इसमें देखें जहाँ x नज़र आए वहाँ पे 1 पुट कर दें, ये चीज़ें दो चाहिए ना। तो f of 1 इज इक्वल टू c, x की जगह क्या आ जाएगा 1, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस d। तो बेटे उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c आएगा प्लस d आ जाएगा। ये आ गया f of 1। अब f of 1 कंडीशन में देखें किसके इक्वल है 6 के इक्वल, तो यहाँ पुट कर दें 6 इज इक्वल टू c प्लस d। तो इसको आप सीधा करके लिख लेते हैं कि c प्लस d इज इक्वल टू 6। ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि यहाँ से हम सी और डी को तो कहीं नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास क्या होगा जी, जो फंक्शन की इक्वेशन है उसमें हम x की जगह -2 पुट कर देंगे, तो ये है f ऑफ x गिवन है ना हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू cx² + d। अब इसमें -2, तो जहाँ x नज़र आए वहाँ पे -2, तो cx की जगह -2 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस d। ठीक है बेटे यहाँ तक। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू, भाई c स्क्वायर माइनस को तो उड़ा देगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4 प्लस ये d। अब 4 को c से मल्टीप्लाई करें तो बेटे 4c ही आएगा और ये d आ जाएगा। और यहाँ पे देखें f ऑफ -2 किसके इक्वल है बेटे 10 के इक्वल कंडीशन में, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10। तो अब इसको ज़रा तरतीब से लिख ले, इस साइड को पहले लिख लेते हैं, 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। लो जी यहाँ से भी आप देखें c भी नहीं निकल सकता, d भी नहीं निकल सकता, तो इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। तो अब हम इस इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो हम c और d को निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखें, 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दी, सॉरी 2 लिख दी, सही है ना, ये 2 आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 लिख दी। अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं कि c प्लस d इज इक्वल टू 6। अब मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के जो साइन है वो चेंज कर दें, वो माइनस है तो इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी क्या बन गया माइनस बन गया। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं ना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को निकाल रहे हैं। तो अब देखें जी 4c माइनस का c, तो कितना बच गया 3c। ये प्लस का d है, ये माइनस का d है, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 6 है, ये प्लस का 10 है, तो 10 - 6 कितना आ जाएगा बेटे 4, तो ये आ गया 4।
तो अब यहाँ से सी को आप कैलकुलेट कर लें, सी अपनी जगह पे 3 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास सी आ गया। हमें सी की वैल्यू चाहिए थी, तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई, आंसर है। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में आप ये सी की वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अब कहते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा लें। इक्वेशन 1 हमारे पास है सी प्लस डी इज इक्वल टू 6, सही है जी। यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3, ये प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो बेटे अब यहाँ से डी चाहिए, तो डी अपनी जगह पे रहने दें, ये 6 भी अपनी जगह पे, 4/3, ये प्लस का इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये आ गया। क्लियर। अब एलसीएम ले लें, तो इधर 3 है, इसके नीचे क्या होगा 1, तो 3 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये आ गया 3। तो 3 1, तो 3 आ जाएगा, 3 को 6 से करें तो क्या आ जाएगा, 6 3 18, ये आ गया 18, माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब बेटे देखें 18 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा 14, डिवाइड बाय ये वाला 3 एज इट इज, तो 14/3, ये आपके पास क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो सी आया 4/3 और डी आ गया 14/3। लो जी, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट कर ली।